गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम संस्कृत भाषा की विशेषताएं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने आपको एक दो पॉइंट इसकी विशेषताओं के बारे में बतलाया। जैसे भाषा क्या होती है? भाषा एक मौखिक होती है। भाषा मौखिक होती है, जैसे मुख के द्वारा बोल के सिखाना, शिक्षक के द्वारा किसी टॉपिक को लेते हैं, जैसे संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेशन करना, तो शिक्षक का ये दायित्व है वह स्वयं तो करे ही परंतु बच्चों को भी करवाए, जिससे भाषा की मौखिक रूप से जो व्यवस्था करनी है वो एक सुचारू रूप से लागू हो जाए। उसी प्रकार से हमें भाषा की व्यवस्था सही ढंग से करनी चाहिए। जहाँ पर जो वाक्य, जो शब्द, ऐसी नहीं है कि आप दो वाक्य ले लीजिए, संधि, समास, प्रत्यय, ये जितने भी जो चीज़ें हैं, जितने भी जो चिन्ह है, प्रतीक जो चिन्ह है, उन चिन्हों में से एक को ही ले लीजिए और बाकी को छोड़ दिए तो भाषा की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, अव्यवस्थित हो जाएगी। उसके बाद वही प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था और कुछ संकेतों की व्यवस्था, ये हमने आपको बताया। प्रतीक चिन्ह आपको बताइए, जैसे कोई भी वाक्य बनाओ तो उसमें कर्ता, कर्म, क्रिया, किसके आधार पर आप किस प्रकार से वाक्य बनाओगे। और यादृच्छिक का मतलब स्वेच्छागत, आप कोई भी कैसी भी भाषा का अर्थ करते हो। जिसमें आपको बताया था भारत में कमल को कमल बोलते हैं तो इंग्लैंड में उसको लोटस बोलते हैं। विभिन्न बहुभाषी देशों के बारे में ले लीजिए, अपने भारत में ही अनेक राज्यों में जो विविध भाषी वाले लोग हैं उनके द्वारा जो स्वेच्छा से अपनाए गए शब्द हैं, जो स्वेच्छा से बोले गए शब्द हैं, संस्कृत भाषा की असीम परिमिता को बनाए हुए हैं। अब अगला जो इसकी विशेषता है अगली, वह है भाषा सीखी जाती है। बिल्कुल सही बात है, इसमें भाषा हम क्या करते हैं? सीखते हैं। अनुकरण के माध्यम से हम भाषा को सीखते हैं। भाषा सीखी जाती है, सीखी जाती है। भाषा बालक अपने माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दीदी भैया, जो भी घर में हैं उनसे बड़े हैं, उनसे वो उन्हीं का अनुकरण करता है। जैसे घर का वातावरण होगा बालक उसी प्रकार से ढल जाएगा, बालक उसी प्रकार से अभिव्यक्ति देने लग जाएगा। तो भाषा के एक अनुकरण के रूप में आप अगर बालक को अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करोगे, अच्छी बातों से बोलोगे, आप कहाँ जा रहे हो, क्या खाओगे, कैसे करोगे, ऐसे नहीं करते, ये गंदी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, हर चीज़ का आप उनको बतलाओगे, या आप जैसे अपने आप में धारण करोगे, बालक भी उन्हीं का अनुकरण करता चला जाएगा। जिन जिन आदतों को आप अपनाए हुए हैं वो आपको अपने प्यारा मानते, आइडल मानते, अर्थात आपको अपना रोल मॉडल मानते, तो आप ही का बालक क्या करता है? अनुकरण करता है। तो भाषा ऐसे ही भाषा है, जिस प्रकार से आप बोलते हो उसी प्रकार से बालक भी बोलना सीख जाता है। आप अच्छे से भाषा बोलते हो, सबका अभिवादन करके रहते हो, नैतिक मूल्यों का आप पालन करते हो, बड़ों के साथ में किस प्रकार का बिहेव किया जाता है, छोटों के साथ में किस प्रकार का बिहेव किया जाता है, उस प्रकार से अगर आप बातें करते हो तो बालक भी उसी प्रकार से बातें करने लग जाएगा। बहुत से परिवारों में मैंने देखा है, जैसे घर वाले ऐसे ही उठपटांग बच्चों से बोल देते हैं तो वो बड़े होकर वो बालक भी उसी प्रकार से अपने माँ बाप फिर कहते हैं तेरे में तहजीब नहीं है। अरे तहजीब क्या करेगी, तुम भी तो ऐसे ही बोलते हो बालकों से, तो ये तो गलत चीज़ है। बालक क्या करता है? अनुकरण करता है, बालक सीखता है। जैसे बड़े बोलते हैं ऐसे बालक स्वयं सीखने लग जाता है। बालक पहले तो कुछ अपूर्ण वाक्य और पूर्ण वाक्यों के पश्चात पूर्ण वाक्य बोलने सीख जाता है, अतः वह अन्य लोगों से भी भाषा सीखता है। वह बाल्यावस्था में भाषा सीखना प्रारंभ करता है और उसे जीवन में विभिन्न तरीकों एवं परिस्थितियों में निरंतर सीखता रहता है। छोटा बालक है तो पहले तो अपन सिखाते हैं ना, माँ बोलते हैं कि बाबा, मामा, तो वो एक बाबा की लाइन है, केवल बा, माँ, पा, केवल बस अपूर्ण वाक्यों को बोलेगा। उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करेगा, जैसे जैसे वो अभ्यास करेगा ऐसे ऐसे बालक पूरा वाक्य बोल, पापा, मामा, बाबा, चाचा, वो सारी चीज़ों को, और जैसे ही वो बाल्यावस्था में पहुंच जाएगा तो वो अपने जीवन में धीरे धीरे भाषा का किस प्रकार से, मुझे किस तरह से अनुकरण करना, उसका वो प्रयोग करता है। अगली जो विशेषता है वह है भाषा परिवर्तनशील होती है। अगली है वह है भाषा
परिवर्तनशील होती है। कैसी होती है भाषा? परिवर्तनशील। देखते आए हो हम प्राचीन काल से लेकर अब आधुनिक काल तक आपने देखा होगा कि हमारे भाषा का क्या स्टैंड रहा है। पहले भाषा संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, धीरे धीरे हिंदी। अब इन हिंदी के भी बहुत सारे रूप ऐसे हो गए कि ओ को ओ बोलते हैं, है को ए बोल, जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, भाषा क्या एक नहीं रहती है कभी। आपने लिपि देखी होगी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ट लिपि, जो पहले के हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, उस समय उन लिपियों का प्रयोग किया जाता, तो वो भी एक भाषा थी, अरामाइक लिपि। तो भाषा क्या है? भाषा एक परिवर्तनशील होती है। किसी भाषा विशेष के बोलने वाले अपनी भाषा में कम से कम परिवर्तन करना चाहते हैं। जैसे भाषा विशेष, क्षेत्रीय भाषा ले लीजिए, तो क्षेत्रीय भाषा में वो क्या करते हैं? कम से कम परिवर्तन होना चाहिए। जैसे राजस्थानी भाषा है, गुजराती भाषा है, मराठी भाषा है, उड़िया भाषा, तो जो अपने क्षेत्र विशेष की बोली जाती है, या अपनी जो भाषा, उनमें तो क्या होता है? कम परिवर्तनशील होता है। पर जो साहित्यिक भाषा का रूप चला आ रहा है, उन भाषाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि ये उनके स्वरूप से भिन्न होती है। फिर भी देश, काल और संपर्क के अनुसार भाषा में परिवर्तन होता है। भारत की आदि भाषा, जैसे भारत की हमारी पहली प्राचीन भाषा या आदि भाषा का मतलब प्रारंभ की भाषा। भारत की आदि भाषा का मतलब होगा प्रारंभिक भाषा। प्रारंभ में जो भाषा थी उसको आदि शब्द से संबोधित किया। आदि भाषा वैदिक संस्कृत। कैसी संस्कृत? वैदिक संस्कृत। आदि भाषा वैदिक संस्कृत। कालांतर में संस्कृत, मैंने आपको बताया पहले ओरल रूप में बता दिया था आपको, कालांतर में अब वर्तमान में क्या है? केवल संस्कृत। फिर प्राकृत, पाली ले लो, अपभ्रंश ले लो, हिंदी का रूप ले लो। अपभ्रंश आदि रूपों को पार करती हुई, अपभ्रंश आदि रूपों को पार करती हुई आज देश में हिंदी, गुजराती, मराठी, उड़िया, इन भाषाओं के रूप में परिवर्तन हो गई है। आदि भाषाएं बनी है। जैसे भारत में आदि भाषा वैदिक संस्कृत को माना है, फिर कालांतर में वो संस्कृत के रूप में, अब केवल संस्कृत हो गई। वेदों की भाषा तो अब केवल क्या, अपन पूजा पाठ करते, यज्ञ हवन कोई भी कार्य करवाते, तब वेदों की भाषा में प्रयोग में ली जाती है। जो विशिष्ट लोगों के द्वारा, जैसे पंडित हुए, शास्त्री, जो भी विशिष्ट प्रकार का जो कार्य करवाते हैं, वही वैदिक भाषा का, वैदिक उच्चारणों को प्रयोग कर सकते हैं। आम आदमी वैदिक संस्कृत नहीं बोल सकता, क्योंकि उसमें बोलने का उच्चारण अलग है और लौकिक संस्कृत अलग है। उसके बाद प्राकृतिक अपभ्रंश रूप से होती हुई, अपभ्रंश के बाद हिंदी का रूपांतरण हुआ। हिंदी के बाद जैसे हमारी ये क्षेत्रीय भाषा, गुजराती, मराठी, उड़िया, तेलुगु, ये सारी भाषाएं बनी। तो भाषा क्या है? एक परिवर्तनशील युग है। कभी भाषा एक स्थिर नहीं होती है, चिरस्थायी नहीं होती है, ये समय के अनुसार बदलती जाती है। देखा होगा आपने, अगर इस भाषा के रूप में देखें तो भाषा के बहुत सारे शब्द आएंगे। उस समय क्या बोले जाते थे? पहले जैसे चंद्र बिंदु और लगता था, चंद्र बिंदु का तो लोप सा ही हो गया, और चंद्र बिंदु के बदले ये आ गया केवल ये। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, उन शब्दों का विलोपीकरण ही होता चला गया है। तो भाषा क्या है? एक परिवर्तनशील है। अगली विशेषताएं हैं, भाषा का संबंध परंपरा से होता है।
भाषा का संबंध परंपरा से होता है। किससे होता है? परंपरा से। भाषा का जो संबंध है वो परंपरा से होता है। यद्यपि किसी भाषा विशेष के बोलने वाले भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा ग्रहण की जाती है। यही कारण है कि उसमें चाहे जितना परिवर्तन होता चले परंतु उसके मूल रूप के दर्शन अवश्य होते हैं। तो भाषा जो शब्द है, भाषा जो है वो परंपरा सा पीढ़ीगत कहते हैं ना, ये तो तेरा मूल वंश की भाषा है। चलो परिवर्तनशील है मानी, पर कुछ शब्द कुछ वाक्य ऐसे रह जाते हैं कि वो उसके संबंध को बतलाती है कि हाँ उस समय ये भाषा बोली जाती, तो आज भी ये लोग उसी भाषा को प्रयोग करते हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो संबंध होता जा रहा है वो भाषा क्या है? परंपरा की देन है। उस समय की भाषा, इस समय की भाषा, परंतु उसके मूल रूप के दर्शन जरूर दिखाई देते हैं हमें। जैसे उदाहरणार्थ वर्तमान हिंदी मूल भाषा संस्कृत से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। जी हाँ, जैसे वर्तमान हिंदी मूल रूप संस्कृत से बिल्कुल भिन्न दिखाई देना, भिन्न दिखाई देना। अब इसका उद्गम किससे हुआ है? उद्गम तो संस्कृत से ही हुआ है, परंतु आज हिंदी और संस्कृत को आप एक कर सकते हो, मान सकते हो क्या? जी नहीं। संरचना की दृष्टि हम आपको पढ़ा चुके हैं, जो हिंदी में अलग है और संस्कृत में बिल्कुल अलग। तो कुछ रूप हाँ देखने को तो मिलता है, मूल जो अवयव है, मूल जो संबंध है संस्कृत से ही, तो मूल संबंध ही परंपरा से मिलता है। ये इसका कहने का तात्पर्य, पर बिल्कुल ही भिन्न हो जाती है ये भी नहीं है, पर कुछ शब्द इसके इसमें देखने को मिलते हैं। जो अवयव हैं वो तो इसमें रह ही जाते हैं, फिर भी उसमें संस्कृत भाषा का रूप किसी न किसी रूप से परिलक्षित दिखाई देता है, जो मैंने व्यवहारिक रूप में अभी आपको बतला ही दिया है। संस्कृत से निकली है, पर आज देखें तो हिंदी बिल्कुल ही अलग मानी जाती है। परंतु कुछ जो संबंध है परंपरा की जो देन है, जैसे संधि में ले लीजिए आप, कुछ जैसे प्रत्यय आ जाते हैं या समास वगैरह, समास आ जाते हैं, प्रत्यय नहीं समास भी आ जाते हैं, कुछ वाक्य शब्द ऐसे होते हैं, लिंग वचन वो भी होते हैं, तो उसमें कुछ सिमिलरिटी दिखाई देना। तो मूल जो भाषा है उसका, भाषा का संबंध जो परंपरा से चला आ रहा है उसका अवयव देखने को मिलता है। अगला जो या अगली जो विशेषता है वह है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। बिल्कुल भाषा क्या नहीं है? पैतृक संपत्ति। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा पैतृक कोई वंशानुगत थोड़ी होती है भाषा, क्या वंश से हमें मिली हो, पितरात्मक जो शक्ति है उससे मिली हो, ये पैतृक संपत्ति नहीं है। कुछ लोगों का विश्वास है कि भाषा पैतृक संपत्ति है और पिता की भाषा पुत्र को पैतृक संपत्ति की भांति अनायासी प्राप्त होती है, परंतु यथार्थ ऐसी बात नहीं है। कहते हैं विश्वास होता है, कहते हैं तुम्हारी पैतृक, अरे पैतृक संपत्ति तुम्हारा धन आएगा, कुछ और मकान जमीन जायदाद वो तो आ सकती है, भाषा आ सकती है क्या? बाबा उसके कुछ और बोलते थे, पड़बाबा उसके कुछ और बोलते हैं, पिताजी उसके कुछ वो और बोलते हैं और बेटा कुछ और बोलता है। कृष्ण भगवान के युग में वो दाऊ और मैया ये कहते थे शुरू में अपने माता पिता को, बाबा अम्मा। अपने को कोई सिमिलरिटी है तो दादा और मैया, दाऊ मैया वो एक ही बात हो गया। फिर मम्मी पापा, पिताजी माताजी, मम्मी पापा, उसके बाद में क्या हो गया?
आज की वर्तमान युग में हम देखें अगर पैतृक भाषा के अनुसार माने तो मॉम डैड, अब लास्ट में पता नहीं और भी कुछ इससे आगे भी कुछ और चेंज हो जाए तो पैतृक संपत्ति नहीं कह सकते हम भाषा को। कुछ लोगों का मानना है कि ये पैतृक है, पर पैतृक मूल रूप से हम नहीं कह सकते कि पैतृक है। यदि किसी भारतीय बच्चे को 2 वर्ष की आयु में फ्रांस में पाला जाए तो फ्रेंच ही उसकी मातृभाषा होगी। क्या है? भारतीय बालक को फ्रांस में पाला जाए तो, कहाँ पर? फ्रांस में पाला जाए तो ये छोटा ही चलेगा या कितने वर्ष में? 2 वर्ष की अवस्था में इसको बाहर भेज दो, विदेश भेज दो। पाला जाए तो वो कौन सी? फ्रेंची। फ्रेंची जो भाषा है उसी को बोलेगा। तो पैतृक संपत्ति कहाँ हुई? क्योंकि उसकी ये क्या हो गई? मातृभाषा। कौन सी भाषा हो गई? मातृभाषा। तो मातृभाषा हो गई तो बालक तो भारतीय भाषा को बिल्कुल ही नहीं जानता। क्यों? उसने वो ही सीखा है। तो ये पैतृक संपत्ति नहीं कह सकते। यदि भाषा पैतृक संपत्ति रहती है तो भारतीय बालक भारत के बाहर किसी भी देश में रहकर हिंदी समझ जाता है और बोल लेता है। भारत में जन्मा शिशु फ्रांस में रहकर फ्रेंच बोलने लगता है क्योंकि उसके चारों ओर फ्रेंच का वातावरण। इससे स्पष्ट है भाषा के आसपास किसी व्यक्ति आसपास के लोगों से सीखी गई अर्जित की जाती है। पैतृक संपत्ति उन्हें होकर ये कौन सी संपत्ति होती है? अर्जित। भाषा क्या होती है? अर्जित होती है। इसको हम अर्जित करते हैं। हमारे वातावरण को देखकर, हमारा चारों ओर का परिवेश कैसा, उस प्रकार से हम भाषा को क्या करते हैं? अर्जित करते हैं, न कि पैतृक। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पुटअप हो सकता है, भाषा कैसी होती है, पैतृक या अर्जित? तो आपको क्या करना? ये अर्जित होती है। भारतीय मूल का या फ्रेंच का बालक है, उसको भारत में भेज दो तो छोटा सा ही बालक आएगा तो वो उसका, आपने वॉटसन का वो सिद्धांत पढ़ा होगा ना कि तुम मुझे कोई बालक दो, उसको बड़े से बड़ा चोर, बड़े से बड़े डाकू, इंजीनियर को, कि वो इसको इस प्रकार का वातावरण देता, उसी प्रकार से वो साइकोलॉजी में चला जाता है। भाषा में अगर लें तो पितृत्मक सत्तात्मक नहीं है, ये केवल हम एक अर्जित करते हैं हमारे वातावरण से, चारों तरफ के लोगों के अनुसार जो उनका व्यवहार होता है, बोलचाल होती है, उसी प्रकार से भाषा क्या होती है? अर्जित संपत्ति, न कि यह एक पैतृक संपत्ति के रूप में काम आती है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि भाषा कैसी संपत्ति है? अर्जित, न कि पैतृक। अगला जो पॉइंट है इसका वह है भाषा विलक्षण होती है। भाषा विलक्षण होती है। कैसे होती है? देखिए, प्रत्येक भाषा विलक्षण होती है क्योंकि प्रत्येक भाषा विलक्षण होती है क्योंकि प्रत्येक भाषा विलक्षण होती है क्योंकि दो भाषाओं की ध्वनियों की संरचना, दो भाषाओं की ध्वनियों की संरचना, दो भाषाओं की ध्वनियों की संरचना, शब्द क्रम, व्याकरण के नियम आदि के, शब्द क्रम, व्याकरण के नियम आदि के, व्याकरण के नियम आदि के
समान, आदि समान नहीं होते, आदि समान नहीं होते। कहना क्या चाह रहा, भाषा क्या है, विलक्षण। जैसे प्रत्येक भाषा होती है जो उसके अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग, तो ये क्या हो गई, विलक्षण। सिमिलरिटी नहीं बताइए, संरचना मैंने आपको पढ़ा चुकी, विशिष्टताएं पढ़ा चुकी हूँ उसकी, तो उनमें आपको पता चल गया होगा कि लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, प्रत्यय, संधि, प्रतीकों के आधार पर वो सारी चीज़ें इनकी विलक्षण होती है। हिंदी में अलग, अंग्रेजी में अलग और संस्कृत में अलग। तो भाषा होती है विलक्षण। क्यों? क्योंकि दो भाषाओं की ध्वनियों की, दो जो भाषा हैं उनकी जो ध्वनियाँ है, ध्वनियों की संरचना, शब्द क्रम, व्याकरण के नियम समान नहीं होते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको लिंग पढ़वाए थे संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, 3 प्रकार से। हिंदी में पुल्लिंग और हिंदी, संस्कृत हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं ना, और अंग्रेजी में बतलाए थे आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, कॉमन लिंग और नपुंसक लिंग। तो ये समानता हुई क्या, ध्वनियों की ले लीजिए, शब्द क्रम की ले लीजिए। शब्द को जैसे संस्कृत में आपको पता लाया था रामे गच्छति, उसमें परस्पर संयोगात्मक जो भाषा होती है उसमें राम कर्ता भी करता है, उधर गम धातु है, तिन प्रत्यय, तो राम जाता है, एक संयोग हो रहा है, और राम जाता है तो जाता है, हिंदी में क्या हो गया, बिल्कुल वियोग हो गया। संस्कृत में आगे पीछे लगाते, उसमें हिंदी और अंग्रेजी में जैसे आपको शब्दों का क्रम है उसी प्रकार से लगाना। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग किस प्रकार से बनाते हैं, तो यहाँ पर ये भी इसमें अलग अलग लिंगों के आधार पर ही, तो उनकी ध्वनियों की संरचना और शब्द क्रम, ध्वनियों की संरचना, शब्द क्रम और व्याकरण के जो नियम हैं वो बिल्कुल ही अलग बतलाए गए हैं। आपको बतलाया था व्याकरण के नियम, शब्द क्रम, इनके द्वारा बिल्कुल ही अलग बतलाना ये संरचना के अंतर्गत आता है। जैसे आपको बतलाया था, इसमें शब्द क्रम के अनुसार ले लीजिए शब्दों को किस प्रकार से लिखना। तो जैसे संस्कृत में बतलाया था बाले हस्ताभ्याम ईश्वर नमति, बालक ईश्वर को हाथ जोड़कर ईश्वर को नमस्कार करता है, या ईश्वर है बाले हस्ताभ्याम नमति, या नमति ईश्वर है हस्ताभ्याम नमति। वहाँ पर आप शब्द क्रम को किसी प्रकार से लिख लीजिए। पर कुछ अव्यय हैं, कुछ शब्द ऐसे बतलाए थे अपि, इति, च, वा, ही, किंतु, परंतु, उसमें उनका प्रयोग पहले होता है या कई शब्दों के बाद में होता है, ये आपको बतलाया था। उसी प्रकार से हिंदी में अगर देंगे, हिंदी में भी हमने आपको बतलाया था कि इसमें पहले कर्ता लिंग के अनुसार क्रिया के रूप में वचन होती है, फिर कर्ता, कर्म और लिंग, इनके अनुसार शब्दों का क्रम बतलाया जाता है। तो आप संरचना इसी प्रकार से, भाषा हमारी क्या होती है, विलक्षण रूप से होती है। हम भाषा को एक ही रूप से नहीं नापतोल कर सकते कि संस्कृत की जो भाषा है वो हिंदी की होगी या वो अंग्रेजी की होती है, सब में विलक्षणता लिए हुए है। अगली जो इसकी विशेषता है वह है आया समझ में, अगली विशेषता है अब है आपकी लास्ट विशेषता, वह भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। तो एक पॉइंट तो आपको यहाँ कर दिया होगा, भाषा कैसी होती है, अर्जित होती है, न कि पैतृक संपत्ति। कैसी होती है, भाषा अर्जित होती है। तो अब भाषा किससे सीखी जाती है, अनुकरण के माध्यम से। ये भी हम आपको बतला चुके हैं। तो इसमें बतलाया है
हम भाषा अनुकरण द्वारा सीखते हैं। शिशु के समक्ष माँ दूध कहती है तो वह सुनता है और धीरे धीरे उस शब्द को स्वयं रटने का प्रयास करता है। उसी प्रकार वो कोई भी चीज़ हो, मैंने आपको बतलाया मामा, पापा, चाचा, बाबा, तो बालक पहले क्या करेगा? माँ, पा, चा, वा, केवल अपूर्ण वाक्य सीखेगा। अपूर्ण वाक्य सीखेगा, धीरे धीरे हम उसको बोलवाएंगे मामा, पापा, बाबा, चाचा, तो धीरे धीरे वो उस वाक्य को अभ्यास के द्वारा सीखेगा, फिर वही वाक्य बोलेगा, फिर वही कार्य करेगा। जैसे उसको भूख का आवाज़ होगा, माँ कहेगी भूख लग रही है, भूख लग रही है, तो वो भूख का अपने जो क्रियाएं हो रही हैं उसको अपने रोक करके जैसे व्यक्त करता है, तो वो दूध का जो शब्द करते हैं वो दूध पूरा नहीं बोल सकता, वो दूध का आधा ही दूध ऐसे बोल कर रह जाएगा। तो अनुकरण द्वारा भाषा अर्जित की जा सकती है। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा है, भाषा के बारे में कहा है यूनानी दार्शनिक, जानते हो आप? अरस्तु के द्वारा, किसके द्वारा? अरस्तु ने क्या कहा है? किसके? भाषा को। अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। सबसे बड़ा गुण है। वह भाषा को सीखने में भी, वह भाषा को सीखने में भी, वह भाषा को सीखने में भी उसी गुण का उपयोग करता है। उसी गुण का उपयोग करता है। क्या कहते हैं अरस्तु? अरस्तु कहते हैं कि अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। आप देखते हो किसी भी चीज़ का होगा, कहते हैं ना कभी कभी, तो आप, हम भी कहते थे, आप भी कहते, कोई भी एक कार के पीछे लग जाए, सारे लोग के भेड़ चाल हो गई है। तो अनुकरण मनुष्य का क्या हो गया? सबसे बड़ा गुण माना गया। वह उसी तरह वह भाषा को भी सीखने में उसी गुण का उपयोग करता है। किस गुण का? अनुकरण का। वह भाषा भी अनुकरण के द्वारा सीखता है कि ये ऐसे बोल रहे हैं तो मैं भी ऐसे बोलूं। जैसे बालकों में आपने देखा होगा, जो बालक बोलते हैं या कुछ अभद्रता करते हैं, ऐसी कोई समस्यात्मक बालक होते हैं, वो गलत संगत में पड़ जाते हैं, तो वो अपने आप क्या करते हैं कि हाँ हम ही है ऐसे, अगर ऐसे बोलेंगे तो टीचर ऐसे मानेगा हमें, हम डॉन बन जाएंगे, और भी बालक उनके अनुसार उनका अनुकरण करेंगे। तो गलत अनुकरण नहीं करना है, हमें सही का अनुकरण करना है। तो अरस्तु का कहने का मतलब है मानवीय स्वभाव है या मानव का एक गुण है क्या? अनुकरण करना। उसी प्रकार से भाषा भी अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अनुकरण का हम भाषा में भी प्रयोग करते हैं। तो ये हो गई आपकी विशेषताएं। पहली विशेषता थी भाषा एक व्यवस्था के रूप में कहलाएगी। भाषा एक व्यवस्था है। दूसरा, भाषा एक मौखिक रूप से है, जिसमें मैंने आपको बताया बोलना। और भाषा संकेतों के द्वारा सीखी जाती है, यह प्रतीकों की एक व्यवस्था है। अगली जो विशेषता थी, भाषा एक यादृच्छिक होती है, स्वेच्छागत जो कार्य करते हैं। अगले उससे बाद में है भाषा सीखी जाती है, न कि सिखाई। सीखना होता है, अनुकरण होता है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील, समय के अनुसार ये परिवर्तित होती जाती है। भाषा का संबंध किससे होता है? परंपरा से होता है। कुछ मूल अवयव ऐसे रह जाते हैं जो अछूते नहीं रहते, उसमें उसकी झलक दिखाई दे जाती है, जैसे संस्कृत की झलक हिंदी में दिखाई देने लगती है। और भाषा क्या होती है? पैतृक संपत्ति नहीं। कैसी होती है भाषा? अर्जित। और अगला जो विशेषता है वो उसकी, वो है भाषा विलक्षण होती है। विलक्षण, एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है भाषा। अनुकरण द्वारा भाषा अर्जित की जाती है। लास्ट में जो इसका कोटेशन दी है वो अरस्तु ने
अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। उसी प्रकार से भाषा भी सीखने में मनुष्य अनुकरण का प्रयोग करती है। तो ये हो गई आपकी संस्कृत की विशेषताएं। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।